नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा और स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर देख लिए हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कि कैसे जो एयर है हमारे अंदर एंटर करती है, हमारे लंग्स में एंटर करती है और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पूरे रिब केज का, हमारी मसल्स का। तो अगर हम रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, रेस्पिरेटरी मसल्स, तो उसमें दो प्राइमरी मसल्स हैं हमारी। डायाफ्राम, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, डायाफ्राम, और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायाफ्राम को तो पता ही है, ये लंग्स के नीचे जो डोम शेप स्ट्रक्चर जो है, दिस इज ए डायाफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती है बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब्स में होती है, रिब्स के विदिन होती है, रिब्स के बीच में होती है। ठीक है, तो ये दोनों मसल्स हैं जो हमारी प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। देखिए क्या होगा, जब आप एयर को इनहेल करोगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन, कहाँ लिखूँ, ये लिखे तो सामने, ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो इनहेलेशन के टाइम पे थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जो पूरी थोरेसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ेगा। इस दौरान डायाफ्राम हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो डायाफ्राम की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी बेटा? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा नीचे पुश हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। समझे? देखें, जब आप इनहेल करोगे, ये डायाफ्राम पहले ऐसी थी, इंस्पायर करने से पहले ये ऐसी थी। ठीक है, आपने सांस छोड़ा, ये ऐसे ऊपर चढ़ गई। जो डायाफ्राम है इस प्रकार से आपने इंस्पायर किया, डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इट बिकम्स फ्लैटेंड। इसका ये जो कर्व था ये पहले से क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ठीक, रिब्स की अगर हम बात करें, रिब्स भी ऐसे एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक है, लेटरली मूव करेंगे। स्टर्नम, जो हमारी ये चेस्ट बोन है, इट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? डाउनवर्ड। ठीक, जो हमारी रिब्स है, ये रिब्स और ज़्यादा फैल गई हैं ऐसे, आउटवर्ड। और जो बीच में हमारी जो बोन आती है, जो चेस्ट बोन है, स्टर्नम, इट मूव्स फॉरवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases। thoracic cavity का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब बॉयल्स लॉ लगाओ, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बड़ा कर दो, ऑफ कोर्स उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पहले उसको इतनी सी जगह दे रहे थे हम, इतनी सी जगह थी हैं, अब वो एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, वो ज़्यादा भिड़ेगी इसके वॉल के साथ, ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। वहीं आपने उसको इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया है, आराम से एयर इधर उधर मूव करेगी इतनी खुली जगह में, उसको इतना प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बाहर से एयर इस लो प्रेशर वाली थोरेसिक केज में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है,
हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा ना, वहाँ से हमारे कम प्रेशर वाली जो जगह है, जो थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। सो प्रेशर डिक्रीजेस, नाउ एयर विल मूव इनसाइड। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए क्या क्या बताया है इंस्पिरेशन में। पहली बात, हमारी दो प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल कौन सी है, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कहाँ लाई करती है, विद इन आवर रिब्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है बेटे हमारे रिब्स के बीच में। और डायाफ्राम कहाँ है, डायाफ्राम कहाँ है, लंग्स के नीचे। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो हमारे थोरेसिक केज का साइज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, वो डायाफ्राम हेल्प करेगा, क्योंकि डायाफ्राम नीचे डिसेंड कर जाएगा, है ना, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा पहले से। जो रिब्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे, जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का साइज हमारा बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, लंग्स हमारे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा विद इन द पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे प्रेशर नहीं बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा बट प्रेशर कम हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस इज ऑल अबाउट इनहेलेशन। वहीं अगर हम एक्सेलेशन की बात करें, एक्सेलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, सारा उसका अपोजिट कर दो। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे, देख रहे हो मूवमेंट, जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा, डायाफ्राम असेंड्स अपवर्ड, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन डायाफ्राम रिलैक्स एंड असेंड्स अपवर्ड। जो रिब्स हैं वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन, पहले तो एक्सपेंड कर गए थे ना, अब रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। रिब्स कम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, तो ऑफ कोर्स हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज। वही बॉयल्स लॉ लगाओ, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से अंदर पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नाउ द एयर विल मूव आउटसाइड, ओके, एयर विल मूव आउटसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलेशन, दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलेशन, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि एक्सेलेशन में क्या कोई मसल काम करती है, बेटा एक्सेलेशन में मसल्स काम करती है। कौन सी मसल होती है, वही रिब्स वाली मसल्स है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती है, यहाँ पे काम करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, कोई पूछेगा नहीं अभी तो, ठीक, बट जान लो इंटरनल इंटरकोस्टल। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हमने क्या क्या बताया है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, कुछ नहीं है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का खेल है, ठीक है। एयर की टेंडेंसी है हाई प्रेशर से, कोई भी गैसेज है केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उनकी टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की। तो जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, केज का साइज बढ़ जाएगा, बट उसका प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। वहीं
एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम क्योंकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा एंड इट असेंड्स अपवर्ड, रिफ्ट भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, तो थोरेसिक कैविटी का ओवरऑल साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साइज डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा एंड एयर विल मूव आउटसाइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बस अब आगे क्या है, अब आगे इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा, ब्लड ना, चाहे हमारा फूड है, हमारी गैसेस हैं, इन सब को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करवाता है, हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जो हमारी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मिलियंस में होती है एल्वियोलाई, 750 मिलियन अराउंड एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होती है। तो एल्वियोलाई इज अ एक्सचेंज पार्ट। तो किसी के थ्रू भी, किसी भी सरफेस के थ्रू अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई, ठीक है। यहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू ही तो पूरी बॉडी में लेके जाना है, सो इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई। दूसरी बात, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, सो देयर शुड बी थिन मेम्ब्रेन। इसीलिए तो यहाँ पे कौन सा एपिथीलिया होता है, स्क्वामस एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम। जो भी अपना एक्सचेंज पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उस पर कौन सा एपिथीलिया की लाइनिंग होती है, स्क्वामस एपिथीलिया की। 9th में आई थिंक आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एनिमल टिश्यू में एपिथीलिया, स्क्वामस एपिथीलिया के टाइप पढ़े होंगे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, तो उनमें से ये एक है बेटा। तो कहीं पे भी अगर एक्सचेंज करवाना हो वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम यूजुअली प्रेजेंट होता है, तो बहुत थिन होता है, पतला होता है, जिससे गैसेज एक्सचेंज इजी हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो एल्वियोलाई जो है, जहाँ से भी एक्सचेंज हो रहा है, पहली बात वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, मेम्ब्रेन उसकी थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, एंड लास्ट इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक एक्सचेंज पार्ट, एक रेस्पिरेटरी सरफेस की होनी बहुत ज़रूरी है कि उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, थिन होनी चाहिए और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। देख रहे हो सरफेस एरिया, जहाँ पे भी फोल्डिंग होगी, जहाँ पे भी फोल्डिंग्स होगी, जैसे विलाई थी, वहाँ का सरफेस एरिया ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए जो एल्वियोलाई होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर ऐसा दिया है भगवान ने हमें, ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को हम एक्सचेंज करवा सकें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए बाहर से क्या आई है, ऑक्सीजन आई है, बाहर से ऑक्सीजन आई है एयर से, ठीक है। अब इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर इसको ब्लड में जाना है तो ब्लड में ऑक्सीजन का, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर से कम होना चाहिए ना, बाहर से यहाँ का ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए। बाहर एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 159 mmHg, वहीं एल्वियोलाई का होता है सिर्फ 104 mmHg। इसीलिए ऑक्सीजन ईजिली हमारी एल्वियोलाई में
एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो गया हमारा, जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आएगी ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड हो गया बेटा। कैसा ब्लड हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी बट उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए हमने इस ब्लड को क्या बोला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, सुनिए दोबारा से, कि एल्वेलाई के थ्रू अब जो ये ऑक्सीजन है ये हमारी कैपिलरीज में एंटर कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है इसका और हमारा ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाना है, तो डिफ्यूजन तो देखिए पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया ही था। अगर ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रैवल करेगी तो उसमें तो सालों लग जाएंगे। तो इस ब्लड को पंप करना पड़ेगा और हमारा पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, हार्ट, है ना। ये हमें पता ना, डिफ्यूजन के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत साल लग जाएंगे। तो इस ब्लड को एक ही बार में पंप कर दो भाई, ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करे। एक ही बार तो नहीं, खैर एक ही बार में कैसे काम चलेगा भाई। ठीक, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे हार्ट के पास। अभी हम रफली एक हार्ट बना लेते हैं। ये इसके 4 चैम्बर है, ये तो पता ही है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है अगले टॉपिक में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में ये एंटर कर जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा, लेफ्ट चैम्बर में जाएगा। लेफ्ट चैम्बर से ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑफकोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि टिश्यू में तुम्हें पता ही है सेल्स के अंदर क्या है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है फूड के ऑक्सीडेशन। अब ब्लड यहाँ पे कैसा हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लास्ट में हमारे कौन से चैम्बर में जाता है, राइट चैम्बर में, और राइट चैम्बर से ये कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में, और लंग्स से हम इसको बाहर निकाल देंगे। डबल सर्कुलेशन है ना हमारे पास, ये ब्लड यहाँ से साफ सुथरा भेजा था ऑक्सीजनेटेड करके। अब ये जो ब्लड आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन आवर हार्ट, 2 बार फ्लो कर रहा है, इसीलिए हमारा सर्कुलेशन कैसा है, डबल सर्कुलेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू कैसे ट्रैवल कर रही है बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। ये बात तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। तो हीमोग्लोबिन कंबाइन करती है बेटा ऑक्सीजन के साथ और बनाती है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको अब हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लगभग 97%, 97% जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके जाती है। बट जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचती है देखती है यार यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ज़रूरत है ऑक्सीजन देने की, है टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरपूर आया हुआ है आर्टरी के थ्रू, है ना। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाती है और हमारे टिश्यू के पास चली जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो हमारी यहाँ से जो वीन्स होती हैं इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के पहले राइट चैम्बर में लेके जाती है, फिर हार्ट इसको पंप करके अपना लंग्स के अंदर भेज देता है। ठीक है, लंग्स में जो CO2 है, लंग्स में जो CO2 है अपना एक्सहेलेशन के दौरान बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करके जा रही है, हीमोग्लोबिन के साथ। बाकी जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुल के जाती है, डिसॉल्व स्टेट में जाती है, डिसॉल्व स्टेट में। समझे, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है बेटा। देख रहे हो ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है,
ये कितना घुल के जा रही है, सिर्फ 3%। ज़्यादातर ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? ज़्यादातर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। वहीं अगर हम CO2 की बात करें ना बेटा, CO2, तो ज़्यादातर जो CO2 है 70 से 75% जो हमारी CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाना पसंद करती है। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में देखिए कुछ नहीं है, क्या होता है, हमारी जो RBC होती है, RBC से उसमें CO2 एंटर की, CO2 पानी के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3। यही कार्बोनिक एसिड आगे जाके ब्रेक हो जाती है H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है फिर हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में यही रिएक्शन रिवर्स होती है। ठीक है, ये कंबाइन करता है H पॉजिटिव आयन के साथ, जो आगे जाके बनाता है H2CO3। ठीक है, और आगे जाके ये ब्रेक हो जाती है वाटर और CO2 के अंदर, और तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर आपसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी में ट्रैवल करती है, तो आप क्या बताएंगे? बाइकार्बोनेट आयन। ज़्यादातर जो CO2 है, 70 से 75% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाएगी। वहीं जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रैवल करती है? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी बेटा। लगभग 20 से 23% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और बनाती है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, वहीं 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंबाइन करती है? सिर्फ 23%। और बची कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है। तो 3 तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से हैं? सबसे मेन तो कौन सा है? एज अ बाइकार्बोनेट आयन, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, और तीसरा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। वहीं जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 ही तरीके हैं, या तो वो ज़्यादातर तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन करती है। 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके अपना पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। सिर्फ 3% ऐसी है जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। ठीक है, देखिए आपने ना सुना भी होगा कि एक बंद कमरे में, चलो बाहर ठंडी पड़ रही है, बंद कमरे में बत्ती जला लेते हैं। ठीक है, बहुत सर्दी है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, बेटा मर जाओगे ऐसे, है ना। क्योंकि क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ऑफ कोर्स, और अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाती है तो उसका कंप्लीट कंबशन हो नहीं पाता, वो पूरी तरह से अच्छे से जल नहीं पाती है। अगर कोई चीज़ अच्छे से जल रही है तो उसमें लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये बात तो हमें पता है। अरे हमारे फूड के साथ ही देख लो, हमारा जो ग्लूकोज था वो पूरा का पूरा जल गया, पूरा का पूरा उसका कंबशन हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ से रिलीज हो गई CO2। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे ही अगर आप बंद कमरे में जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जलाते हो आप, तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की बजाय, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की बजाय रिलीज हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर किसी भी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है उस जगह पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आगे सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना ज़्यादा होती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाई हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करने देगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बन जाएगी और सुबह तक उस आदमी की डेड बॉडी बाहर निकलेगी, समझे।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर affinity with hemoglobin as compared to ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी हीमोग्लोबिन के साथ, और इसीलिए ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को ना एक बड़ा ही सीरियस सा नाम दे रखा है, साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलता क्या हुआ, सुबह तक पता भी नहीं चलेगा। कभी आदमी तो कल ठीक ठाक था, एकदम अच्छे से बात कर रहा था, ऐसा क्या हो गया, बंद कमरे में मर गया वो है। बंद कमरे में क्या वो वेंटिलेशन नहीं होगा, कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई होगी, उसने ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं करने दिया होगा उसके ब्लड में, और फिर क्या होना था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया आदमी। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो ये नादानी ना करें, घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो घरों में क्यों ही ये आग वाग जलाओगे, फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है गैसेस का, हमने ये जान लिया है ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हमारी पूरी बॉडी तक ट्रैवल करती है। वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो ज़्यादातर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में बॉडी में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये जान लिया हमने। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, इसको हमने साइलेंट किलर भी बोला है। क्या बचा है, अच्छा एक चीज़ और बेटा, देखिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग्स कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स जो सिगरेट आती है, सिगरेट का पैकेट आता है, उस पर भी वार्निंग लिखी होती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, बट स्टिल लोग उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है, टंग कैंसर, लंग्स कैंसर, और बक्कल कैविटी को ख़राब कर देते हैं। तो जो भी आदमी स्मोकिंग करता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, वो जो स्मोक होता है, हमें पता ही, हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, मैंने बताई थी तुम्हें। सीलिया जो एक झाड़ू का काम करती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसको अंदर हमारे लंग्स में जाने नहीं देगी, तो वो ऊपर ही ऊपर वो जो डस्ट पार्टिकल है उसको फेरेंक्स तक भेज देगी कि भाई इसको बाहर निकालो। तो एयर को प्योरीफाई कर रही हैं जो हमारी सीलियाँ हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली स्मोकिंग करोगे तो धीरे धीरे ये हमारे सीलिया को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो सीलिया को डैमेज करेंगे तो क्या होगा, एयर अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगी, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे हमारे लंग्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो धुएं के साथ वो आप जो छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल ले रहे हो, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। वो मूवीज से पहले दिखाते भी हैं कि ये धूम्रपान किए हुए आदमी के फेफड़े हैं, उसमें इतना ग्राम चारकोल निकला है। कहाँ से आया वो, क्योंकि उसके सीलिया ने ढंग से काम नहीं किया है, वो डैमेज हो गई है कॉन्टिन्यूस स्मोकिंग की वजह से। तो ये जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट इरिटेटिंग अवर लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं उनको इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है, और लास्ट में ये कारण बनती है लंग कैंसर का। ठीक है, तो अपने घर में कोई भी स्मोकिंग करता है, खैर देखिए ये चीज़ें तो सबको पता है, वो हमारे समझाने से कुछ नहीं होता है कि स्मोकिंग मत किया करो, इससे ये होता है वो होता है। वो एक बड़ी सी वार्निंग लिखी होती है। मौत खुद को ये बोलती है कि भाई मैं देख ले, मेरे से दूर हो जा, नहीं तो मर जाएगा तू। तो सिगरेट का पैकेट है वो यही वार्निंग देता है उसको, बट स्टिल लोग उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं।
तो उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट है बेटा। टंग का कैंसर हो जाता है, ये पूरा जो अपने ट्यूब्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, कई बार निकालना पड़ जाता है, आदमी की आवाज़ चली जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट बहुत थोड़े से होता है बट आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, सो स्मोकिंग किल्स। तो चलिए यहाँ तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। एनिमल्स के अंदर ख़त्म हो गए, प्लांट्स में और रह गया है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आज इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए प्लांट्स में हमारी तरह कोई ऐसा स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो है नहीं कि उनके पास भी फेफड़े हैं, लंग्स हैं। प्लांट का हर पार्ट अपनी ऑक्सीजन का, अपने गैसेस एक्सचेंज का ध्यान खुद ही रखता है। जैसे अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स और ग्रीन स्टेम, इनके पास होते स्टोमेटा। इनके पास क्या होते हैं? स्टोमेटा। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े भी थे स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स होती हैं इनकी। ये इनके अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट हैं, है ना, और इनके बाहर ये एपिडर्मल सेल्स हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए। और सब्सिडरी सेल्स भी होती है ना। एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो लीव्स में, ग्रीन स्टेम में जो मेन रेस्पिरेटरी, लीव्स में और ग्रीन स्टेम में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? स्टोमेटा है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनिए, दिन के टाइम पे जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, दिन के टाइम की बात कर रहे हैं, जब प्लांट में क्या हुआ बेटा? फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इसकी गार्ड सेल्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और यहाँ पे क्या बना है? स्टार्च। क्या बना है यहाँ पे? स्टार्च, है ना। अब क्या होता है? स्टार्च कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर। आगे मैलिक एसिड ब्रेक होता है मैलेट आयन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड H पॉजिटिव आयन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे खूब सारा H पॉजिटिव आयन जमा हो जाता है और एक मैलेट आयन जमा हो जाता है। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन चला जाता है बाहर एपिडर्मल सेल्स में, और इसके बदले में आता है H पॉजिटिव आयन के बदले में कौन आएगा? K पॉजिटिव आयन। ठीक, अब आप ये देखिए ना, गार्ड सेल्स के अंदर इतना सारा सोल्यूट जमा हो गया है, तो ये बात तो हमें पता है, सोल्यूट अगर ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर किसी भी जगह की, किसी भी सेल की ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खींचेगी। ये बात तो हमें पता है ना। जो चीनी है, नमक है, उसको घोलने के लिए हमें पानी तो चाहिएगा ना, पानी को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी जितना हम उसके अंदर सोल्यूट डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये जो सोल्यूट है ये किसको खींचेगा अपने अंदर? पानी को खींचेगा। तो खूब सारा पानी इसकी एडजेसेंट सेल से इनकी गार्ड सेल्स में एंटर कर जाएगा। तो पानी के एंटर करने की वजह से ये टर्जिड हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? ड्यू टू एंटरिंग ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स इट बिकम्स टर्जिड। ठीक है, ये फूल जाएंगे, इट विल स्वेल अप एंड स्टोमेटा गेट्स ओपन। समझे? आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा, कि दिन के टाइम पे जैसे स्टार्च बनता है, ठीक, तो
स्टार्च बनने के बाद ये आगे जाके ना ब्रेक हो जाता है मेलेटॉनिन। देखिए दिन के टाइम पे ना फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। आप ये बोलते हो ना कि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस ही होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन ही होता है, ये बिल्कुल बात गलत है बेटा। दिन के टाइम भी रेस्पिरेशन होता है, दिन के टाइम को वो नहीं चाहिएगी, एटीपी नहीं चाहिएगी, फूड को तो ब्रेक करेंगे वो, तो दिन के टाइम भी रेस्पिरेशन होगा। बट बात ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, समझ रहे हो? जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो ये यूज़ कर लेते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो मेन गैस जो स्टोमेटा से रिलीज होती है दिन के टाइम पे वो होती है ऑक्सीजन। वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, CO2 की ज़रूरत नहीं है, तो नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ठीक है। एट नाइट क्योंकि यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसीलिए जितनी भी CO2 है वो बाहर रिलीज आउट हो जाती है। और दिन के टाइम पे ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि जो CO2 रिलीज होगी रेस्पिरेशन से उसका प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो CO2 ज़्यादा रिलीज नहीं होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनी है वो रिलीज होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पहली बात सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च बना है, इतना सारा फूड जो बना है, के पॉजिटिव आयन आया है बाहर से, तो वो चीज़ें क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा पानी को आसपास से खींचेंगी, और उस पानी को खींचने की वजह से, पानी भरने की वजह से गार्ड सेल्स में वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, और टर्जिड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ से गैसेज एक्सचेंज होगा। गैसेज एक्सचेंज तो क्या? ऑक्सीजन रिलीज होगी दिन के टाइम पे तो। और रात की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, बट फूड तो है, तो फूड है तो इनफ है, फूड है तो वो पानी को तो खींचेगा आसपास की सेल से, स्टोमेटा ओपन होगा और वहाँ से क्या रिलीज होगी? मेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपसे पूछा कौन सा आयन है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग में रोल प्ले करता है, कौन सा आयन बताओगे? के पॉजिटिव आयन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मेन प्रिंसिपल क्या है? यही है भाई कि गार्ड सेल में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे भी स्टार्च तो होगी ऑफकोर्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खींचेगी अपने अंदर, और पानी भरने की वजह से स्टोमेटा की जो सेल्स है वो टर्जिड हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, और स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा एंड द गैसेज विल मूव आउटसाइड। दिस इज इट, ठीक है। तो लीव्स का और ग्रीन स्टेम का तो हमने बता दिया कि भाई इनके पास क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अगर हम स्टेम की उनकी वुडी स्टेम की बात करें, वुडी स्टेम जो नॉन ग्रीन पार्ट है, वुडी स्टेम, ग्रीन स्टेम तो नाजुक सा होता है ना, देखा होगा स्टेम, जैसे एक तो प्लांट का तना एकदम वुडी है, ब्राउन कलर का, हार्ड एकदम, और सॉफ्ट स्टेम होता है जो ग्रीन स्टेम होता है ना। जैसे कि अपने जो यंग प्लांट होते हैं, जब प्लांट बच्चा सा ही होता है, यंग होता है एकदम, तो उस टाइम पे उनका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है। जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इनके स्टेम देखना, इनके स्टेम कैसे होते हैं? वुडी होते हैं एकदम। तो इनके स्टेम को ना ध्यान से देखना, इनके स्टेम पे ना ऐसे ऐसे अपर्चर लगे होते हैं, कट लगे होते हैं, इस तरह से ऐसे कट लगे होते हैं इनके स्टेम पे। इनको लेंटिसेल्स बोला जाता है बेटा। इनको हम क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स बोलेंगे। समझे? क्या बताया? जो लीव्स और जो ग्रीन स्टेम है उनमें जो ये रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू। वहीं जो वुडी स्टेम है उसमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? लेंटिसेल्स के थ्रू। ऐसे दरार पड़ी होती है इस प्रकार से, पर्चर्स बने होते हैं, ठीक है। तो उन दरार को, ना पर्चर्स को क्या बोला जाता है? लेंटिसेल्स बोला जाता है, ठीक। अगर हम रूट की बात करें तो रूट अपना सॉइल से
सॉइल के जो छोटे छोटे बीच में पोर होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले लेती है, रूट हेयर्स के थ्रू, है ना, रूट हेयर के थ्रू। इसीलिए अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है, पानी ज़्यादा भरा सॉइल में, पानी की उसकी प्लांट की डेथ हो जाती है, क्योंकि रूट हेयर क्या कर रही हैं, जो सॉइल है, सॉइल के बीच बीच में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनसे ऑक्सीजन खींच रही है, उनसे अपना गैसेज एक्सचेंज करवा रही है। तो अगर उसी को आप पानी से भर दोगे तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो होती है जिसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, पानी ज़्यादा सप्लाई हो रहा है प्लांट्स को, तो इनकी जो रूट हेयर है वो पानी की कमी से मर जाती है। समझे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब हमारे में तो देखो भाई एक ही ऑर्गन, अपने पास लंग्स ही हैं गैसेज एक्सचेंज करवाने के लिए, है ना। हमने अर्थवॉर्म का पढ़ा, अर्थवॉर्म में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं, वो तो अपना स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं, जो उनकी जनरल बॉडी सरफेस होता है उसी के थ्रू अपना वो रिस्पायर कर रहे हैं। उनकी कॉकरोच की, इंसेक्ट्स की हमने बात की थी, उनमें ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है, वो मैंने समझा दिया था कैसे कैसे होता है। फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, और फ्रॉग में तो भाई 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्किन के थ्रू भी करते हैं, गिल्स के थ्रू भी, और अपना लंग्स भी उनके पास। फिर रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इन तीनों के पास क्या है, लंग्स। वो सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में हमने पढ़ लिया, लीव्स में, ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होता है, वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स होती हैं, और रूट डायरेक्ट अपना सॉइल से अपने रूट हेयर को फैला के वहाँ से ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से टिप्स पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इसके हम प्रैक्टिस NTSC के, और वो तभी आएंगे आपको जब हम इन टॉपिक्स को अपने टिप्स पे कर लोगे, रोज़ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ना है आपको, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा, एंड वी आर डन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो वो भी बता देना। ठीक है, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।